Hello, everyone, and welcome to the live session of Minority Concern. आज we have some very amazing guests with us. और आज का हमारा टॉपिक बहुत important है because हम डिस्कस करने वाले हैं over the years how identity has changed for minorities in Pakistan and what's the importance of it. ऑल्सो एट द सेम टाइम वील डिस्कस के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं. बट द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स वी हैव, आई थिंक के हमारी एक बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन होगी. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में भेज दीजिएगा. आई एम रियली ग्रेटफुल टू आफ्ताब मुगल साहब for giving us the opportunity to host this live on Minority Concerns Facebook page. Um, सो आई जंप राइट इनटू इट. हमारे जो esteemed panelists हैं उनमें सबसे पहले वी हैव डॉक्टर जयपाल छाबरिया. ही इज एन आई सर्जन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के मेंबर हैं, पाकिस्तान हिंदू फोरम के प्रेसिडेंट हैं. एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के उर्दू जर्नल के एक्स एडिटर भी रह चुके हैं एंड एट दिस पॉइंट कमिटी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कन्वीनर है. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जयपाल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस panel, and I hope we have a very meaningful discussion with you. Thank you, thank you, thank Uh, you. we also have one of our favorites, Michelle Chaudhary, with us. I think introduction की इतनी लंबी उस लहर की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, बट शी इज द फाउंडर ऑफ द सिसिल एंड आरिस चौधरी फाउंडेशन, जिनके काम की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ बिकॉज देर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और जिस तरह का काम वो लोग कर रहे होते हैं एडवोकेसी के लिए एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. और जितने भी चैलेंजेस, क्योंकि हमारे यहाँ जब आप माइनॉरिटीज पे काम करते हैं उसको आप फेस करते हैं यहाँ पे. सो आई थिंक इन ये खुद और इनकी टीम दे हैव स्टूड बाय इट, व्हिच इज अमेजिंग थिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अमेजिंग वर्क you do, and welcome to our panel. Thank you. Thank you Thirdly, so we have, you're welcome. We have Mustafa Baloch with us, जो कि कराची से हैं, सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने में, एटलीस्ट इन 3 डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. एंकर हैं वो लोकल सिंधी टीवी के और 2 प्रोग्राम्स होस्ट कर चुके हैं. सो फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, आई थिंक वो जो पेटी भाइयों वाला हिसाब है वो है हमारा यहाँ पे. और 35 से ज्यादा आर्टिकल्स वो लिख चुके हैं लोकल न्यूज़पेपर्स में इन सिंधी लैंग्वेज. सो थैंक यू सो मच सर आपका कि आप आए, एंड वी आर रियली ऑन दैट ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. So I'll rightfully jump into our first question कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए पार्टीशन के टाइम से आइडेंटिटी कैसे चेंज हुई है. सो आई थिंक मिशेल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. आपकी नज़र में ये आइडेंटिटी कैसे चेंज हुई है और क्या हमने कोई प्रोग्रेस की है? जी लाइबा, बात ये है कि आइडेंटिटी तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है. इफ वी टेक द हिस्टोरिक एंगल, मतलब जब पाकिस्तान बना था, जो कमिटमेंट्स थी, जो प्रोमिसेस की गई थी बाय द फादर ऑफ द नेशन हिमसेल्फ कि पाकिस्तान वुड बी a state where everybody would enjoy complete religious freedom, there would be equality, there would be uh, no religious, I mean everyone was free to practice their religion and so on and so forth. हम सबको पता है 11 अगस्त की स्पीच में जो कमिटमेंट्स द फादर ऑफ द नेशन ने की थी. And not only 11 August, prior to that, on numerous occasions, what he envisioned for Pakistan was right out there for everyone to know what kind of a Pakistan he envisioned. बट फिर एज वी वेंट ऑन एक स्टेट रिलीजन बन गया. when state gets its religion, that's where the complications begin. So अब फिर 70s आए जिसमें हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो the seeds that he planted. Then you go into the 80s when we had the darkest chapter of Pakistan's history with General Ziaul Haq and the Islamization of everything in Pakistan. So obviously that affected very drastically the way religious minorities can, even perceive themselves. And जब स्टेट प्रायोरिटाइज करता है ना या कैटेगराइज करता है on the basis of religion, then you have one set of people who are superior and you have another set of people who feel inferior. So जब ये हो जाता है तो फिर
एंड देन मार्जिनलाइजेशन आ जाती है, आपका करिकुलम आ जाता है विच इज वेरी बायस्ड, देन यू हैव, so there are multiple problems that fell into, onto the religious minorities. So obviously identity evolve hote hote, you come to a point where as a non-Muslim in Pakistan you are facing numerous amount of challenges, and आपकी identity of course change होती है, आप खुद भी सोचते हैं, and not only how you feel about yourself but how your identity is perceived by the others. ये सारे factors उसको contribute करते हैं to bring about No, that. I totally agree to that. And also at the same time, I was just wondering when we were talking about society. So, question to you, Michelle, but also to Dr. Jaypal as well, कि जब हम identity perception की बात करें in our society, so what are some of the challenges जो हमारी minorities को face करने पड़ते हैं when they are, trying to assert कि, ये हमारी identity है. So, Dr. Jaypal, I'll start with you, then I'll come back to Michelle. थैंक यू लेबा। ये होता ये है कि हमारे मुल्क में जैसे मशाल ने बता दिया, क्योंकि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ही वाज टोटली सेक्युलर पर्सन, और बाद में उसको यहाँ मिक्स किया गया है, जो लोगों ने डिफरेंट उसका कंसेप्ट दे रहे हैं, लेकिन वो सेक्युलर था। और उसका सेक्युलर सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल रहे, प्रैक्टिकली उसके हम मिसाल दे रहे हैं कि जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो क्रिश्चियनों ने साइमन कमीशन में लिख के दिया था कि ऑल ओवर वेयर देयर इज द मोर पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस, दोज पार्ट्स शुड बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो वो कोई इस्लामिक रियासत में रहने के लिए नहीं आ रहे थे, उनको कोई क्रिश्चियनों को शौक नहीं था कि एक मजहबी रियासत में रहते। और इसके बाद हम जब देखते हैं एसपी सिंघा ने सपोर्ट किया, पंजाब तो पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था कि अगर 3 वोट क्रिश्चियन ना देते तो आज जो पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। तो ये एसपी सिंघा ने जो सपोर्ट की वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इसलिए थी कि कायदे आज़म डिड कमिटमेंट कि व्हेन पाकिस्तान विल बी एंड ऑल द रिलीजियस हैव इक्वल राइट्स, ये उनकी बाकायदे कमिटमेंट थी। और उसके बाद आप देखेंगी कि जो जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे वो भी उनके को फाउंडर हैं पाकिस्तान के। एसपी सिंघा भी को फाउंडर हैं, दीज बोथ आर द को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो जोगिंदर नाथ मंडल जब जॉइंट बंगाल था, इंडिया पाकिस्तान का बंगाल साथ था, तो उसमें भी अगर जोगिंदर नाथ मंडल इनको सपोर्ट नहीं करते थे तो मुस्लिम लीग का वहां चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था सहरवैती। तो उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया था कि कायदे आज़म डिड प्रॉमिस फॉर द इक्वल राइट्स फॉर मिनॉरिटीज इन द कमिंग पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान। तो एक वो था, और उसका प्रैक्टिकली आपको चीजें नजर आती हैं कि जब 1946 में इंटीरिम गवर्नमेंट बनती है तो जोगेंद्र नाथ मंडल को कायदे आज़म लॉ मिनिस्टर बनाते हैं 1946 में। मैं 47 की बात नहीं कर रहा हूँ, 46 में भी उन्होंने किसी मुसलमान को लॉ मिनिस्टर नहीं बनवाया। 1947 में दोबारा उन्होंने पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया। तो एक लॉ मिनिस्टर किसी भी मुल्क का जो है एक गैर मुस्लिम होना, क्योंकि वो तो इस्लामिक लॉ बना ही नहीं सकता था, ही डज नॉट नो अबाउट द इस्लामिक थिंग्स। तो ये कायदे-ए-आज़म का बिल्कुल क्लियर विजन था। और जो उसकी स्पीच है 11 अगस्त की, वो तो तमाम बच्चों को सिलेबस में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बल्कि दीवारों पे लिखनी चाहिए। और मैं तो उसको फर्स्ट ओपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मानता हूँ कि वो हमारा पहला आइन है जो कायदे आज़म ने हमारे साथ कमिटमेंट की। और उसमें उसने बिल्कुल वाजे किया कि इट डज नॉट मैटर यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, बट नथिंग हैज टू डू स्टेट विद द रिलीजन। बाकायदे उन्होंने ओपनली ये बात की कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और ये भी बोल दिया
कि इन द फ्यूचर Muslims will cease to be Muslims and the Hindus will cease to be Hindus, not in a religious manner but political manner. तो जो सियासत But में I'm so sorry, Dr. Jaipal. I just ओके want to ओके intervene here a ओके bit. ओके My ओके only question here is कि देखें, ये सब बातें हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं. What I want to know right now is कि इस टाइम पे जो इस पाकिस्तान में हम अब बैठे हुए हैं, जो वादे हुए थे वो एक तरफ हैं. आज के पाकिस्तान में अगर हम आइडेंटिटी फॉर माइनॉरिटीज की बात करें, तो उसमें सबसे प्रेसिंग चैलेंज आपको क्या लगता है कि अपनी आइडेंटिटी असर्ट कराने में क्या क्या सबसे प्रेसिंग चैलेंज है? लाजमी है उसमें देखें मैं समझता हूँ बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि कायदे आज़म के जमाने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल को तो मुल्क ही छोड़ना पड़ा था और ये बड़ी एक दुख की बात है कि उनके पे एफआईआर भी काटी गई थी तो लेकिन आज का जो पाकिस्तान है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे अपनी आइडेंटिटी मुश्किल मिलती है इसलिए कि उसमें लिखा गया है कि डॉक्टर जयपाल एंड मशाल आर नॉट एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे आर नॉट एलिजिबल टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये भी जो हमारे कार्निलियस चीफ जस्टिस थे तो आज राणा भगवान दास अगर जिंदा भी होते तो वो दोबारा नहीं बन सकते तो ये हमारे मुल्क में जो पाबंदियां लगाई हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट आई एम सर्चिंग माय आइडेंटिटी एंड आई ऑलवेज डिमांड लेकिन मुझे एक शिकायत जरूर है कि हमारे क्रिश्चियन दोस्त इस पे इतनी आवाज नहीं उठाते मैं एवरीवेयर आई रेज माय वॉइस बट उन वो नहीं बोलते कि एसपी सिंघा को भी हटाया गया था और उसको स्पीकरशिप से तो ये बड़ी ट्रेजिडी है पाकिस्तान में कि हम जब तक बोलेंगे नहीं वी कैनॉट गेट अवर राइट्स तो हम But I रॉन्ग also think, Dr. Saab, at the same time, there are a lot of people who are raising their voice. ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट मुझे साथ में ये भी लगता है कि कोई सुनने वाला भी हो. हमारे नहीं नहीं बहुत नहीं, सारे इसमें लोग उसको सुनना मैं ही नहीं मैं चाहते. मैं 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 बट एक एक सेंटेंस मिनट, में just give me a हाँ second, Dr. हाँ Saab. I हाँ just wanted एक to introduce our guest here because वो बड़ी देर से ओके स्क्रीन पे people might ओके be wondering who is Ziba Hashmi जो ओके यहाँ पे आई है. So thank you so much, Ziba, for joining us. Founder और CEO है Ibada for Education की. She's a researcher as well. And I think कि जो analysis वो government policies पे दे रही होती हैं, those are very important, especially which are related to education. And currently observing SNC जो एक ऐसा massive project है जिसका ना उनको समझ आ रहा है कि क्या करना है. सो आई थिंक जीबा की इनसाइट्स भी इन दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मुस्तफा साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ बिकॉज व्हेन जी इट जी कम्स टू द बलोच आइडेंटिटी एंड One एट द सेम टाइम. correction, जी जी. Laiba, if you can प्लीज. allow me, just श्योर. one correction. आपने इबादा नाम लिया था. The name is Ibtida for Education. Thank you so much. I'm बस. so sorry. I'm so sorry. I accept my mistake. I really apologize for that. But thank you so much for joining. Such as वो मुस्तफा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का एक सोशल स्ट्रक्चर जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे डिस्कशन चल रही थी कि क्या है. जो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है, स्पेशली अगर हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात करें या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें या किस तरह से हम खुद को क्वेश्चन कर रहे होते हैं. तो आपकी नज़र में हमारा सोशल स्ट्रक्चर या हमारी सोसाइटी उसमें क्या रोल प्ले कर रही होती है? अच्छा, जब आपकी हमारी जो भी सोसाइटी है वो बेसिकली बनती है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारे सारी चीज़ें जो है, हमारी हिस्ट्री, जो असल बात डॉक्टर साहब कर रहा था, थोड़ा सा मैं उसको अगर ले आऊँ तो बलूच नेशनलिटी हो या सिंधी नेशनलिटी हो या कोई भी हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज हुआ वो मेरे ख्याल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका यूनिवर्सिटी में जब ये बात की. हालांकि कायदे आज़म बंगाली नौजवानों में बड़ा मकबूल थे, लेकिन जब उसने ये क्वेश्चन किया कि आज से हमारा मजहब एक, हमारी ज़ुबान एक और हमारा मुल्क एक, जब उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने देखा कि भाई यहाँ तो हमारी आइडेंटिटी चेंज हो रही है,
कि हमारी जुबान को वो नहीं दिया जा रहा है, हमारी कल्चर को, सकाफत को नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारा बाकी सब जगह पे अप्लाई हुआ, जिससे ये प्रॉब्लम जो है शुरू हुए। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बेसिकली सिंध में ज्यादातर हिंदू मिनॉरिटीज रहती हैं। अब जो सिंधी हिंदू मिनॉरिटीज रहती हैं, उनको पहले तो इस तरह के चैलेंजेस नहीं आए। जब पाकिस्तान पार्टीशन हो रही थी तो पंजाब तकसीम भी हुआ और पंजाब में जो है बल्कि कत्ल गारत भी हुई। लेकिन सिंध में चूंकि कल्चर इतना मजबूत था, रूटेड था जमीन पे, सूफीज़्म थी, या जो बुनियादी तौर पे लोगों का आपस में ताल्लुक था वो इतना मजबूत था कि उन्होंने रो रो के एक दूसरे को अलविदा किया। लेकिन आज का सिंध थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ नजर आता है जब से ये एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हिंदू माइनर गर्ल्स का कन्वर्जन। हिंदू लड़कियों को जो मजहब की तब्दीली है, हालांकि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बाकी उनके गवर्नेंस पे बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बाकी चीजों पे हम बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जो असेंबली है, सिंध असेंबली, उसने बहुत अच्छे कानून भी बनाए हैं। तो उन्होंने फोर्सिबल कन्वर्जन बिल जो है वो सिंध असेंबली ने अक्सरियत से, ये नहीं लेकिन कंसेंसस के साथ मंजूर किया था। आप देखें कि उस बिल में जितनी भी जमायतें थी वहां पे, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग फंक्शनल, जो भी थी, वो सब ने वो मिल के बिल जो है वो पास किया था। लेकिन वो बिल एक्ट नहीं हो सका। वो बिल क्यों एक्ट नहीं हो सका कि गवर्नर ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब वो उसके बाद एक मूवमेंट चली और उसमें जो दो बड़े लीडर इन्वॉल्व हुए, उन दोनों का सिंध से कोई ताल्लुक नहीं और नहीं उनकी कोई नुमाइंदगी सिंध असेंबली में है। लेकिन उनका प्रेशर इतना बड़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बेसिकली हमें नजर आती है लिबरल और सेक्युलर जमायत, वो भी सरेंडर कर गई और आज तक वो बिल जो है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इस पे आगे, हालांकि हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट तो पास हुआ, ठीक है, क्योंकि जो पिंड फेरे कराते थे उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कोई वो नहीं होती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है, लेकिन ये नहीं हुआ बिल कि ये बिल भी जो है वो उसको पास किया जाता। तो बड़ा इशू जिससे ये हुआ। दूसरी बात, इसमें कुछ और इश्यूज भी हैं। आइडेंटिटी का जो इशू है वो ये है कि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में, हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए होगा कि भाई हमें किन बुनियादों पे हमें देखना पड़ता है। वो आपका करिकुलम क्या कहता है, आपकी हिस्ट्री क्या कहती है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं। शुरू से सिंध में ये तासुर दिया गया कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी नहीं ली, बल्कि हमने हिंदुओं से आज़ादी ली। हालांकि हिंदुओं ने खुद भी आज़ादी उनसे ली, ठीक है, लेकिन ये तासुर जो दिया गया उसका रिजल्ट ये है, उसको जो बुनियादें फराम की गई। मैं आपको दो तीन चार ऐसी बातें बताता हूँ। मतलब हमारे करिकुलम में, हमारी हिस्ट्री में आपको महमूद गजनवी मिलेगा, आपको जो है वो अपना टीपू सुल्तान मिलेगा, मोहम्मद बिन कासिम मिलेगा, सलाउद्दीन अयूबी मिलेगा। हालांकि उन सब का सिंध से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारी हिस्ट्री में उन पे, हमारे करिकुलम में उसको शामिल किया गया। अगर हमारे करिकुलम में, जिन टेक्स्ट बुक में जिनको शामिल नहीं किया गया, वो सारे फ्रीडम फाइटर थे। मैं आपको उसकी मिसालें देता हूँ। हिमू कालानी, सिर्फ 18 साल का नौजवान, जो वो ट्रेन गिरा रहा था, जो ट्रेन असला लेके आ रही थी सिंध के अंदर, वो पकड़ा गया, उसको सजाए मौत हुई। हमारी हिस्ट्री में, हमारे करिकुलम में, हमारे निसाब में हमारे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया जाता कि एक 18 साल का नौजवान जिसको फांसी दी गई थी, वो वो ब्रिटिश की ट्रेन गिरा रहा था, लेकिन उनका कोई भी जिक्र वहां नहीं है। दूसरी मिसाल मैं देता हूँ, रूपलो कोहली, जिनने नंगर पारकर में कारूंझर के पहाड़ों पे बगावत की और उसको घेराव किया गया, उसको जो है वो कत्ल किया गया, ठीक है, शहीद किया गया, लेकिन वो हमारी हिस्ट्री में कहीं भी नजर नहीं आता। अब आते हैं तीसरा वाला,
हमारे हिस्ट्री में हीरो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, जो बेसिकली सिंध पे हमला करने आया था। उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी मंजीक लेके आया था, जो यहाँ पे हुआ हमला। और उसका हुआ क्या कि बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम और हिजाज बिन यूसुफ वालों के 4 मुतालबात थे, एक नहीं था। एक तो वो जो जहाज बंदर जो टूटा है वो हमें उसके लोग वापस करें और सामान वापस करें। दूसरा, हमने सुना है कि आपके पास लगान या गंदम ज्यादा होती है, हमें गंदम दे। तीसरा, बगदाद जो है उसका हिस्सा बन जाए। ठीक है। चौथा, हमारे बागी हमें वापस करें। अब हम अगर देखते हैं तो बागी कौन थे? बागी थे जो यानी कि बगदाद में और बनु उमैया की हुकूमत चुन चुन के नबी करीम के औलादों को या सैयदों को चुन चुन करके मारे थे। उन्होंने साम ली, उन्होंने पनाह ली। और वो सिंध में आके जब पनाह ली तो राजा दायर ने बेसिकली लफ्ज इस्तेमाल किया कि इन्होंने हमारे पास साम ली है, तो हम साम, हमारी रवायत नहीं है कि हम उनको वापस करेंगे, ये हमारी पनाह में है, जिस पे ये सिंध में हमला कर दिया गया। लेकिन आज वो हमारा हीरो है, लेकिन राजा दाहिर हमारा हीरो नहीं है। फिर एक आई मतलब थिंक एक आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट बलोच सर, बट आई थिंक आपने यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। जी जो जी हिस्टोरिकली मिशेल भी बात करी थी, डॉक्टर जयपाल भी बात करे थे, आपने भी बात की। सो आई थिंक बिकॉज सबका एक बहुत बड़ा ताल्लुक एजुकेशन से है, आई थिंक ज़ीबा वुड बी द परफेक्ट जी पर्सन टू टॉक अबाउट इट। सो ज़ीबा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Iqtida for Education? I think I'm right this time, and I'm sorry for the mistake for the last time. So let's talk a bit about जो आइडेंटिटी क्राइसिस की हम बात करें ज़ीबा, वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप एजुकेशन पे काम करती हैं, सो जो यंग लोग हैं उनके बारे में अगर यू कैन ऑल्सो टेल अ बिट कि जो माइनॉरिटी बैकग्राउंड्स के यंग लोग हैं वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिटी। बिकॉज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ये बहुत इजीली देखा है कि लेट्स से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में से मैंने ग्रेजुएट किया है, तो वहाँ पे जब जमीयत का बहुत दौर दौरा था तो वो सबको ही फोर्स कर रहे होते थे। वो ये भी नहीं देखते थे कि किससे क्या बात करनी चाहिए, और सबको जबरदस्ती एक ही डंडे से हाँक रहे होते थे कि चलो नमाज पढ़ो। और इवन इन आर नॉर्मल कन्वर्सेशंस व्हेन इन जब हम काम कर रहे हैं तो तब भी हम देखते हैं कि लोग चलते फिरते, इफ दे सी समवन हु इज फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उनकी कोशिश होती है कि बस और कुछ ना हो तो उन्हें तबलीग करते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। सो इफ यू कैन टॉक अ बिट अबाउट दैट, आई विल बी ग्रेटफुल। जी थैंक यू सो मच लाइबा। और अपॉलॉजीज, मैं थोड़ा सा लेट हुई थी, मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, लेकिन अब वो हल हो गए किसी हद तक, सो होपफुली के यू कैन नाउ हियर मी आउट। ये बहुत मेरे लिए एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्यों होती है, और आइडेंटिटी का क्लैश बतौर सिटीजन हमारा क्या आ रहा होता है। आइडेंटिटी हम इसको क्यों अपनाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ एक हिस्टोरिकल और एक ब्लड का बैगेज आ रहा होता है, और ये हमारी सिर्फ उससे जुड़ी हुई नहीं है, हमारी रिलीजन से, हमारी एथनिसिटी से भी ये जुड़ी हुई है, हमारी लसानियत से भी जुड़ी हुई है, हमारी बहुत सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। और हम लोग आकर, क्योंकि एक बतौर हम एक सी ऑफ ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा हैं, और हम लोग किस तरह से अपने आप को यकजा कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो बात जिसके बारे में जो हमें करनी चाहिए, कि जब आप बार बार, तो 11 अगस्त की स्पीच का जब हम कर रहे होते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बात की कि द मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स एंड हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, तो मतलब बज़ाहिर तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर सीज होने का मतलब हम इरेजर की तरफ हम जाएं। देयर कैन नॉट बी एनी इरेजर। आइडेंटिटी होती है क्योंकि आइडेंटिटी के साथ एक मेमोरी आपकी जुड़ी हुई है, और मेमोरी आपकी डिस्क्रिमिनेशन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी और ज्यादा पे बाद में आपका अपने आप को असर्ट करना चाहती है। हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि जब से पाकिस्तान की तकमील आई है, अगर आप 1948 में मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब हो रहा था, जब इसके ऊपर तकरीर हो रही थी, तो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया। और मेरे ख्याल में मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें किस तरह से पहली एक खलीज आ गई थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स उस वक्त से। और उस वक्त जो था, सर जफरुल्लाह खान साहब ने दोनों साइड्स को अपीज करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं
कि ये चीज अभी तो आप इस चीज को नहीं देख रहे, लेकिन ये कल को जाकर जो है ये दरारें डल जाएगी इससे, और वही चीज हमें नजर आई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद। फिर हम आ जाते हैं 1950 में। 1950 में जब आइन की जब तश्कील हो रही थी, बहुत सारी जब आपकी बातचीत वगैरह चल रही थी कि हमने क्या क्या इस चीज इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स डालने क्या नहीं, वो बहुत अच्छी एक बड़ी आप कह लें कि इंक्लूसिव किस्म की उसमें डिस्कशंस हुई थी कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की सेफ गार्डिंग क्या होनी चाहिए, माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से क्या होनी चाहिए, उससे जो उनके कंसर्न्स थे हम उनको किस तरह से हम रिड्यूस करेंगे, और फिर हम उसको आगे जाके किस तरह से आप उसमें करेंगे। लेकिन देन अगेन आपके सामने ही है कि फिर बाद में 1956 में क्या हुआ, फिर बाद में आगे जाके जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होती गई, और फिर बाद में किस तरह से आपकी आइडेंटिटी को आपको वो राइट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। फिर एक और बात जो मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ करंट चले हम करंट दौर में भी अगर हम लोग आ जाते होते, आपने क्योंकि एजुकेशन की बात की, मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगी मुस्तफ़ा बलोच साहब की, क्योंकि उन्होंने 2016 की जो बात की कि ये जब बिल आया था ऑन फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर, उसमें नंद कुमार गोकलानी साहब ने जो कि जीटीए को रिप्रेजेंट करे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके 2014 में उन्होंने उसके ऊपर काफी ब्रीफिंग वगैरह की थी, सबको कंसेंसस में लाया था। तो ये काफी एक लंबा चौड़ा एक बिल था, और उसके बाद काफी डिलिब्रेशंस हुई थी। लेकिन फिर बाद में जब ये प्रेजेंट हुआ यूनानिमसली, उस सिंध असेंबली ने इसको पास जरूर किया था, लेकिन फिर बाद में आपको पता है मौलवियों का, मियां मिट्ठू का जोर आ गया, और इन सब लोगों का जोर आ गया कि फोर्स कन्वर्शन होती नहीं है, फोर्स कन्वर्शन की डेफिनेशन क्या है, इसका हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एज ऑफ द चाइल्ड में आपको पता है कि एक कंसेंसस अक्रॉस द प्रोविंसेस भी नहीं है, और वो सारी चीजें उसमें वो सारी चीजें आ गई। तो उसमें गवर्नर साहब ने काफी लंबे चौड़े उसे कमेंट्स अपने दिए, ऑब्जेक्शंस दिए, फिर वो वापस किया ड्राफ्ट, जिस पर फिर नंद कुमार गुकलानी साहब ने फिर दोबारा से उस पर वर्किंग की, और फिर उसके बाद पूरे वो जो ऑब्जेक्शंस थे जो रिमूव हो सकते थे, अबाउट 60 to 70% ऑब्जेक्शंस भी रिमूव करके उन्होंने फिर दोबारा पेश करने की कोशिश की थी 2018 में। और फिर 2018 में पीपीपी के अपने ही ट्रेजरी बेंचेस ने उसको प्रेजेंट ही नहीं होने दिया, तो ही वॉज वेरी वेरी डिसहार्टेंड। फिर बात है आपके सामने की बात है कि फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर फिर बाद में नेशनल असेंबली में भी 2-3 दफा इसकी लेजिस्लेशन के ऊपर बात हुई थी, और एक लेजिस्लेशन की सेनेट कमेटी की ब्रीफिंग में भी देने गई थी, जिससे मैंने इल्तिजा की थी इनसे कि आप जो है, ये 2021 की बात है, सेनेटर अनवारुल हक काकर उसको उस वक्त लीड कर रहे थे। और मैंने उस वक्त उनसे ये बात की थी कि वहां पर क्योंकि आपकी पेजेंट्री क्लास है, वहां पर हारी कम्युनिटी के ज्यादातर हैं, वहां की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको बाकी की जगहों के साथ आप जनरलाइज नहीं कर सकते। फियर ऑफ एजुकेशन वहां पर बढ़ गया है, कोई एक ह्यूमन राइट वायलेशन होता है माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि वो एक मुसलसल एक प्रेशर में हो रहे होते हैं, कोर्शन में आ रहे होते, कहीं कहीं फोर्सिबल भी, और अक्सर फोर्सिबल इनकी कन्वर्शंस हो रही होती है। उसके पीछे एक मकसद ये होता है कि शादी करने, और शादी के पीछे बहुत बड़ा एक ट्रैफिकिंग रैकेट भी है इनका जो चल रहा है वहां पर। तो मैंने उनसे गुजारिशात की थी, मैंने क्योंकि 8 लोगों से उस वक्त जो सिंध में जो इस वक्त काम कर रहे थे इस चीज, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, तो बेस्ड ऑन दैट मैंने वो सारे उनको एक कंपाइल करके उनको वो आगे जाकर मैंने पेश किया था कि फोर्स कन्वर्जन की एक तो डेफिनेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं आती, एज ऑफ द चाइल्ड के ऊपर भी कंसेंसस होना चाहिए, उसके ऊपर भी कोई एग्रीमेंट नहीं आती, और अभी आपके सामने भी है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में भी एज ऑफ द चाइल्ड इज द मेजर इशू। वहां पर वो कहते हैं कि 16 साल की लड़की होनी चाहिए, वो कहते हैं 18 साल की, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो तीसरी जो बात है कि इम्पैक्ट्स, जो डिस्क्रिमिनेशन के इम्पैक्ट्स आते हैं, एक ह्यूमन राइट वायलेशन जब आपकी माइनॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं तो उसके बहुत लंबे बाकी के भी जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब के सब आपके एक चेन की तरह जो वो गिरते चले जाते हैं, डोमिनो इफेक्ट उसका पड़ता है। और फिर दूसरा ये कि जब आप उसके ऊपर जब आप बात कर रहे होते तो अब तो मतलब इन्वायरमेंट ये बन गया कि अगर हम बात भी कर रहे हैं उसके ऊपर तो वो उसके ऊपर भी कह देते हैं कि जी ये जो ब्लास्फेमी कर रही है ये तो जी बहुत गैर इस्लामी बात कर रहे हैं, और इस तरह के हालात बन चुके हैं जिसके ऊपर अब लोग बहुत ज्यादा कतराते भी हैं इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए।
तो एक तो चीज ये है कि हमारे यहाँ ये इतनी ज्यादा इंग्रेन्ड की गई है डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स थ्रू आवर एजुकेशन थ्रू करिकुलम भी। और ये इंडोक्ट्रिनेशन जो चल रही है ये हमारी शुरू से ही चली आ रही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद पे बातें, हमारी एजुकेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आई थी ये भी 1947 1948 में आई थी। उसमें भी इन्होंने यही चीजें डाली थी कि हमने किस तरह से एक इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करना है। और उसमें अगेन जो आपने जो साइडलाइन किया, जिन लोगों को जो आपको इंक्लूड करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। तो आजकल का जो नौजवान है वो तो जाहिर है वो उस डिस्क्रिमिनेशन के साथ, उस इंडोक्ट्रिनेशन के साथ वो आगे चल रहा है। तो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है कि आगे के कोर्स ऑफ हमारी नेशनहुड क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नेशन में ही इतनी ज्यादा नेशनैलिटीज हैं और टू नेशन थ्योरी सबसे बड़ी जो आपने जो इंडोक्ट्रिनेट की हुई है। तो आपने एक तरह से एक दूसरे माइनॉरिटीज को आपने वो किया हुआ है। मैं ये कहूँगी कि साइडलाइन नहीं किया, बल्कि आपने एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि जी हम इनको एलिमिनेट करें, जबकि बात एलिमिनेशन की नहीं है। A नहीं, थैंक Muslim यू and सो cease मच to एंड be a आई टोटली Muslim एग्री, इट and, वाज and an Indian cease to be a Hindu. It means the merging of humanity. It does not mean the elimination of your identity. नहीं, आई एग्री एंड थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल, आपने पूरा एक पाथवे हमें दिखाया कि कहाँ से क्या शुरू हुआ और कहाँ पे क्या गया। बट आई विल कम बैक टू मिशेल एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, बिकॉज आई एम श्योर आपकी फाउंडेशन भी बहुत सारे यंग लोगों के साथ काम करती है। सो आप थोड़ा सा मुझे प्लीज ये बताएं कि अगर हम यंग लोगों की बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी एंड दीज आर यंग पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, where do you see them and what are the problems जो आप देख रही हैं कि वो फेस कर रहे हैं? Ji, Laiba, I think Ziba has given a very detailed and a very comprehensive analysis of the situation. बात ये है कि आज के पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं ना, you have to look at it in two ways. You have an urban Pakistan and you have a rural Pakistan. You have grassroots levels and you have, people who are not from grassroots levels. अब एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, यू टॉकिंग अबाउट यूथ, यू टॉकिंग अबाउट यंग पीपल। जब एक जॉब अपॉर्चुनिटी का इश्तहार छपता है और उसमें कहा जाता है कि जमादार, खाकरोब, स्वीपर क्रिश्चियंस एंड हिंदूज में अप्लाई, या कहीं लिखा आता है नॉन मुस्लिम टू अप्लाई, तो ये क्या इम्पैक्ट देता है? ये क्या, व्हाट डज इट मेक यू फील दैट यही जॉब्स रह गई हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, यही काम हम कर सकते हैं और कोई जॉब नहीं आता? सो यू सी, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी है ना। सिमिलरली देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाउ यंग पीपल थिंक टुडे। अब ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी वाली चीज तो थी, हम दिस फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो मेरी नजर के सामने से गुजरी, हो सकता है उससे पहले आए होंगे, दैट वाज इन 2015। उसके बाद हम लोगों ने उस पर बड़ा शोर मचाया, काम किया। वी इवेंचुअली गॉट द देन चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ टू, हमें पता, टू आवर हॉरर वी केम टू नो दैट ये सर्विस रूल्स में क्लॉज था। दिस वाज पार्ट ऑफ द सर्विस रूल्स। हमने उस वक्त एक अमेंडमेंट चीफ मिनिस्टर से करवाई, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की कि सर्विस रूल्स को अमेंड किया जाए, लेकिन ज्यादातर नोटिफिकेशंस की तरह दैट वेंट इनटू द डस्टबिन बिकॉज वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज तक ये इश्तहार छप रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव गॉन टू एवरी लेवल, लेकिन हमें क्या सामने आता है? पॉलिटिकल विल नहीं नजर आती। So how are we going to move forward? How are young people going to think about themselves now? But having said all this, I still have hope. We work with young people, we're working with youth from various communities of religious minorities, Hindu, Sikh, Christian, हम इन सबके साथ काम करते हैं। लेकिन आज का यूथ जो है, thanks to the awareness that he gets through all the tools that they have, there is so much of information being given, उसको अभी अपनी जगह बनाने की वो कोशिश कर रहा है इन डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड यंग पीपल। वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू रेज देयर वॉइसेस, दे ट्राइंग टू मेक स्पेस फॉर देमसेल्व्स, बट देन एट द सेम टाइम देयर इज अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ पीपल हु आर अनएबल टू डू दैट। उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत सामने आती हैं। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपको वो कहते हैं कि जी आप अपने बर्तन अलग कर लें, आप
जो कूलर है जिसमें सब लोग पानी पी रहे हैं कि जी हिंदू और क्रिश्चियन यहाँ से पानी नहीं पियेंगे, ग्लास तोड़ देते हैं। तब ये क्या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और एक एक कॉम्प्लेक्स डाल देता है एक इंसान के अंदर। सो दिस इज वेयर आर यंग पीपल are today. This is where the minority non-Muslims in Pakistan are at this point कि एक social stigmatization होती है। आप आपको सोशली आपके अगेंस्ट इतने सारी चीजें हो रही होती हैं, आप काम नहीं कर सकते, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आपके लिए नहीं है। जॉब के लिए चाहे सबसे पहले सवाल ये होता है अच्छा आप क्रिश्चियन है, सॉरी जी हम क्रिश्चियन हायर नहीं करते, अब हम हिंदू हायर नहीं करते। लेकिन दिस ऑल स्टेम्स फ्रॉम द करिकुलम। जैसे जीबा ने बात की, करिकुलम में जब आपका ये इतना सारा हेट मटेरियल है, दैट इज वेयर जहाँ पे वो हम वी आर प्लांटिंग द सीड्स ऑफ अदराइजेशन। तो करिकुलम से ही ये सारी चीजें निकल रही होती हैं। जब एक क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे होते हैं और इस्लामियात पढ़ाना शुरू होता है, उसमें से 5 बच्चों को निकल के जाना पड़ता है क्योंकि वो उस क्लास में नहीं बैठ सकते। तो उधर आता है कि वो और हम, वी आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट, एंड उसी को लेके ये दे अब बढ़ रहे हैं, उसी को लेके आगे चल रहे हैं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आइडेंटिटी असर्ट फिर कैसे बंदा करे, क्या सोचा जाए And कि I हम also think, Michelle, just I'm so sorry to interrupt you, but I also think कि जब आपको इतनी छोटी उम्र से आपके दिमाग में एक चीज इंग्रेन कर दी जाए तो वो बड़ी उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसे बाहर निकालना फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं जो मुस्तफा बलोच साहब ने बात की थी, जब पाकिस्तान इंडिया बना, वी हैव टू गो इनटू द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। वी कैन नॉट टॉक अबाउट टुडे विदाउट सीइंग वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। इन्होंने जो बात की, हमारे दुश्मन हिंदू थे, दैट इज व्हाट वाज पुट इनटू आवर माइंड्स। इट वाज हिंदूज who we could not live with, it was Hindus who we wanted to break away with. But what about the Hindus in Pakistan? वो पाकिस्तानी है। एक हिंदू बच्चा जब क्लास में बैठ के ये चीजें पढ़ रहा है तो वो क्या, उसको क्या होता है व्हेन ही इज बीइंग टॉट कि चाहे हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते थे, हिंदू ये करते थे, हिंदू वो करते, वो खुद एक हिंदू है। So he gets pressurized by his fellow students, by his teachers, by so वो ये सारी चीजें हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और जो आपकी पर्सनैलिटी, नॉट ओनली योर पर्सनैलिटी बट ओवरऑल योर वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज कम्युनिटीज। इन बच्चों Of ने कल course. को इस मुल्क को चलाना है। what are we producing, what are we bringing एंड आई forward? थिंक कि ये इट्स सो इम्पोर्टेंट टू सी कि हम इस टाइम पे कहाँ पे क्या एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो फ्यूचर में लाइक आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद जो ये चीजें इंग्रेन की जा रही हैं, इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कन्वर्सेशन जो हमें मतलब बड़े आप न्यूज चैनल्स देखें या प्लेटफॉर्म्स देखें या अदरवाइज सेनेट देख लें, हमारी असेंबलीज देख लें, वहां ये कन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं कि हमें किस तरह की चीजों की जरूरत है। सो डॉक्टर जयपाल, आई आस्क यू, हमने बड़ा ब्रीफली लेकिन एक्सटेंसिवली कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है? देखें, उसमें सॉल्यूशन ये है कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसमें मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो लीडर्स हैं उनकी बड़ी खामी है। अभी कुछ चीजें जो पहले हो चुकी हैं, जैसे बलोच साहब ने बोला, बलोच साहब ने हेमू कालानी का जिक्र किया, रूपलोक कोहली। मैं तो बोलता हूँ 1947 के बाद वाले उनके हमारे हीरोज कहाँ हैं? एसपी सिंघा क्यों हमारे सिलेबस में नहीं है? जोगेंद्र नाथ मंडल क्यों नहीं है? दुरा पटेल क्यों नहीं है? कार्निलियस क्यों नहीं है? हमारे जो 1947 के बाद वाले राणा भगवान दास क्यों नहीं है? जमशेद मेहता क्यों नहीं है? तो ये किसी ने सवाल रेज किया कहाँ? सवाल रेज करना पड़ेगा हमें। मैं इस पे बोलता हूँ 1973 में जब भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन में बंदिश लगाई तो उस वक्त असेंबली में हमारे लोग मौजूद थे, लेकिन तारीख में एक भी बंदा मौजूद नहीं है जिसने ऑब्जेक्शन किया हो। अगर वो असेंबली में डेयर नहीं कर सकता, लेकिन बाहर जाके उसने मीडिया में भी नहीं किया कि मुझे इसमें दुख है। अच्छा, इसको भी छोड़ें, अभी 18वीं तरमीम में रजा रब्बानी की सरबराही में जब ये लिखा गया
कि वजीर आजम हमारा नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम, तब भी हमारे पार्लियामेंटेरियन असेंबली में मौजूद थे। 18वीं तरमीम तो अभी की बात है, लेकिन एक भी असेंबली मेंबर, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई और हो, किसी ने सवाल रेज नहीं किया। मैं इसकी बात बताता हूं। मैं जब मिनाटी कमीशन में आया तो हमने रेज किया सवाल। अभी जो मशाल ने बात की, हमने कई लोगों को नोटिस दिए जिन्होंने ये लिखा कि हमें नॉन मुस्लिम जो है वो सफाई के लिए आदमी चाहिए। तो उसके बाद उसमें अल्बर्ट भी था, हमने कमेटियां बनाई, तो हमने काफी उसमें कंट्रोल कर लिया। अच्छा, उसमें 75 सालों में पाकिस्तान में इसके रूल्स बने नहीं हुए थे कि क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी या हिंदू की प्रॉपर्टी सेल होगी। तो उसका ये पाकिस्तान में लॉ बना हुआ है कि एनओसी उसकी कमीशन देगी, मिनाटी कमीशन। लेकिन यहाँ मिनाटी कमीशन ने आज तक कोई रूल्स नहीं बनाए थे, लेकिन हमने 75 ईयर्स के बाद अभी रूल्स बना दिए हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं है। आज हमारे रूल्स के बाद कोई भी गलत तरीके से, वो क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी हो या हिंदू की हो, वो सेल नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं, जैसे मेरे बलूच साहब ने बात की फोर्स कन्वर्जन की, ये मैंने अपनी मिनाटी कमीशन में भी उठाया, मैं मीडिया में भी उठाता हूं कि 1927 में मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था लखनऊ में कायदे आजम की सरबराही में कि 18 साल से कम उम्र कोई कन्वर्जन कबूल नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट होती थी। लेकिन इसको कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपनी असेंबली में रेज नहीं करता। जब कायदे आजम ने ये रेजोल्यूशन पास किया, तो आज की असेंबली को कैसे राइट बनता है कि वो हमें ऑब्जेक्शन करे? मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन है। तो अच्छा, दूसरा मैं बताऊं, जो हमारे सिंध असेंबली ने वापस लिया, ये गवर्नर ने वापस नहीं किया था, ये प्रेशर के तहत पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने खुद रिक्वेस्ट की थी गवर्नर को, तो ये बिल आप वापस भेज दें। तो ये कमजोरियां हमारी हैं, क्योंकि हम जब तक अपने राइट के लिए लड़ेंगे नहीं, राइट को राइट, रांग को रांग बोलेंगे नहीं, तो तब तक मैं समझता हूं इस पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी डीजी एसपीआर के साथ मुलाकात हुई, कराची में हमारा सेशन था। मैंने उनको बोला कि आप देखें कि 1948 में जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पहली हमारी जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर हिंदू को बनाया था। और ये आम कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है। देन अगेन आई डिमांड दैट द हिंदू शुड बी अपॉइंटेड एट द कश्मीर अफेयर हेड एंड वी कैन सॉल्व दिस इशू। हम तो डिमांड तो करें, जरूरी नहीं है वो हमें दे, लेकिन हमारी डिमांड, वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, तो वो उनके अंदर तक जाएगा, क्योंकि हम चीजें हिस्ट्री को पढ़ें और हम अपनी डिमांड करें, और जो भी हमारे साथ गलत चीजें हो रही हैं उस पे हम लड़ें। मैं बोलता हूं हम नहीं, आई बगैर थिंक डॉक्टर पाकिस्तान। साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थिंक दिस इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। एक ये इसमें बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब तक आप प्रॉब्लम के बारे में मुसलसल हैमर नहीं करेंगे, स्पेशली उन आ- लोगों को जो हल्का इक़्तिदार में है, तो वो उसका सोल्यूशन भी नहीं सोचेंगे। बट यहाँ मुस्तफा यहाँ साहब खुद ने पॉइंट, यहाँ खुद जिक्र, यहाँ एक जुमला, यहाँ खुद जिक्र हुआ कि बंगाली हमसे ज्यादा थे पॉपुलेशन में, लेकिन उनके साथ ज्यादतियां की, उनको लैंग्वेज उर्दू दी गई। तो क्यों अभी भी बलोचों को राइट नहीं मिलता, अभी सिंधियों को नहीं मिलता? तो हमें पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको हिस्ट्री पढ़नी भी पड़ेगी, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। मैंने अपने मीडिया में जहां भी जाता हूं, चैनल पे बोलता हूं, हिंदुस्तान में अमर अकबर एंथोनी की फिल्म बन सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? कि हमारा ब्रदरहुड हमारा डेवलप कैसे होगा? क्योंकि आम जो मुसलमान बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं कि पंजाब एक क्रिश्चियन ने दिलवाया, लॉ मिनिस्टर एक हिंदू था, राणा भगवान दास एक अच्छा जज था, कार्निलियस एक अच्छा, तो ब्रदरहुड तो यहाँ डेवलप ही नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, भले 100 साल और गुजर जाए। लेकिन नहीं, ऑफ हमें कोर्स, एंड आई ऑल्सो थिंक डॉक्टर साहब के करिकुलम के साथ साथ जो आपने जिक्र किया है, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एंड मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसमें किस तरह से क्या डिपिक्शन हो रही है
सो कमिंग टू यू मुस्तफा साहब, बिकॉज लेजिस्लेशन की बात आपने भी की थी, आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन किसी लेजिस्लेशन में है या सोल्यूशन कहीं और है जो हम नहीं ढूंढ पा? मुस्तफा साहब, आपको आवाज आ रही है? आप मुझसे बात करिए, वो क्योंकि रुक गया था जी जी, इसलिए मैं सवाल आपसे मुझसे। आपसे बात करी थी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपके ख्याल में सोल्यूशन किसी लेजिस्लेशन में है जो अभी फौरन से होनी चाहिए, या सोल्यूशन कुछ और है? मेरे ख्याल में सॉल्यूशन लेजिस्लेशन में भी है, लेकिन सॉल्यूशन मासेस में भी है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने में भी है। मैं आपको दो अभी जब डॉक्टर साहब मिसालें दे रहा था तो मुझे याद आया, आपने क्वेश्चन किया यूथ में। मेरा सगा भांजा, अब आप मैं आपको आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन के जो नाम हैं वो कुछ मुस्लिम नाम, जैसे आफ्ताब बैठा हुआ है आपके पास, आफ्ताब मुस्लिम नाम भी है, सलीम भी मुस्लिम नाम है, बहुत सारे नाम मुस्लिम से मिलते हैं, लेकिन हिंदू जो दोस्त हैं उनके नाम बिल्कुल अलग हैं। ठीक है ना? तो मेरे सगे भांजे का नाम अमर आकाश है। वो एक दिन रोता हुआ आया अपने स्कूल से कि मुझे सारे स्कूल के बच्चे हिंदू कहते हैं। ठीक है? हमारी अपनी एक कुलीग थी, अमरता उसका नाम था, वो मुस्लिम थी, लेकिन सारे लोग उसे, हम जाते थे इस्लामाबाद लाहौर वगैरह तो उसको हिंदू कहते थे, हालांकि वो नाम उसका अमरता था। तो एक तो आइडेंटिटी इस हवाले से। दूसरी मैं जो बात करूं इसका सॉल्यूशन सिंध में है। सिंध में क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊं। शालती। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया कोट करता हूं। कुछ ग्रुप थे जो मजहबी ग्रुप थे जो जा रहे थे हिंगलाज, जो उनकी मना इबादत जो वहां पे है। तो वो शाह लतीफ के पास आए तो शाह लतीफ से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें काफिले में, क्योंकि शाह लतीफ सूफी था। तो शाह लतीफ ने कहा कि ये हिंगलाज क्यों जा रहे हैं। तो पहले उसका एक शेर है, कूड़ा सामी कूड़ो सामियन पंध, होत हिना हंद हिना हुनन गोलियो हिंगलाज में। मना सामी ये जो पैदल जा रहे हैं ये झूठे हैं, और इन इन वो जो मालिक है खुदा है, क्योंकि सूफियों का तस्वर यही है ना, तो वो तो यहाँ है, वो वहां ढूंढने क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर उसको उसको उसने फौरन चेंज किया। उसने कहा सच्चा सामी सच्चो सामियन पंध, होत बराबर हिनन अंध पर हुनन डिठो हिंगलाच में। ये सामी सच्चे हैं, इनका सफर भी सच्चा है, बिल्कुल वो जो मालिक है वो यहाँ पे है, लेकिन उनको वहां नजर आता है, तो ये सच्चे हैं। ठीक है? और उसके अलावा शाह लतीफ ने अपनी शायरी में जो 5 सूरमियां, शाह लतीफ ने सारी पैगाम जो दिए हैं औरतों के जरिए दिए हैं। अगर हुबल वतनी का दिया है तो मारवी के जरिए दिया है, अगर कुर्बानी का दिया है तो सोहनी का दिया है, अगर जदोजहद का दिया है तो सती का दिया है। ये सारी हिंदू थी, मतलब मारवी हिंदू, सोहनी हिंदू, सती हिंदू। ठीक है? तो शाह लतीफ ने तो अपना पूरा पैगाम हिंदू वोमेन के जरिए दिया है, और उनकी एक्सेप्टेंस है। तो मेरे ख्याल में अगर हम मासेस में इन बातों को ज्यादा प्रोमोट करें, इन बातों की प्रीचिंग करें, तो सिंधी कल्चर में इसकी इतनी वसत है। अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, खासतौर ये कुछ दरगाहों से, ये कुछ जगहों से कन्वर्जन का, ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन सिंधी कल्चर में दूसरी बात जो मैं आपको आखिरी बात कहूँ, खुद हमें सिटीजन एक्ट जो है इंडिया का, उसने भी हमें नुकसान पहुंचाया। क्योंकि सिटीजन एक्ट जो वहां पे मोदी सरकार लाई है, और मोदी बार बार करते हैं कि मैंने किसी सिंधी को, यानी कि हिंदुस्तान में भीख मांगते हुए नहीं देखा। सिंधी यहाँ जो हिंदू थे वो फिलंथ्रापिस्ट भी थे। अगर और मुसलमानों की और उनकी कंपटीशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी। सिंधियों ने अगर एनजेवी स्कूल बनाया तो मुसलमानों ने सिंध मदरसा बनाया। हिंदुओं ने अगर डीजे साइंस कॉलेज बनाया तो मुसलमानों ने सिंध मुस्लिम कॉलेज बनाया। अगर यहाँ आश्रम बनता था तो अब्दुल्ला हारून यतीम खाना बनाते थे, इंस्टीट्यूशन। इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र में 17 स्कूल और हाई स्कूल जो है वो सिंधियों ने बनाए हैं, 17। और वो हमारे होते अगर वो सिंधी माइग्रेट न करके जाते। तो यहाँ पे एक बड़ी गुंजाइश मौजूद है हमारे कल्चर के अंदर, अगर हम उसमें प्रोमोट करें और उसको शाह लतीफ की शायरी में, सच्चल की शायरी में, अपने हिस्टोरिकल जो हमारे हीरोज हैं उनको सामने पेश करके, मतलब आप कोई भी सिंधी उठाएं, आप सोबो ज्ञान चंदानी का नाम लेंगे तो उनकी आंखें एहतराम में झुक जाएंगी।
तो ऐसे ऐसे करेक्टर हैं सिंधी का, सिंधी कल्चर में, सिंधी सोसाइटी में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर हम वो प्रोमोट करें और खासतौर अपने यूथ के और ये कहें कि ये सारी जो आइडेंटिटी है ये अभी ये इस तरह की नहीं है जिस तरह हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है, हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग है, हमारा बिजनेस। अब आप, हमें तो बहुत नुकसान आई हुआ यहाँ थिंक से मनोज माइग्रेट। साहब, जो आपकी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थिंक जो आपकी पूरी कन्वर्सेशन है ना, उसका मुझे एक क्रक्स ये लगता है कि जो स्टेट इम्प्लीमेंटेड एक ही तरह के नजरिए से हर चीज देखनी है, उसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। और अगर हम नजरिए बदलना शुरू कर दें लिटरेचर पढ़ के, तो उससे काफी अच्छी चीजें आ सकती हैं, सोल्यूशन मिल सकते बिल्कुल। हैं। जीवा, आई कम टू देखें यू स्टेज बिकॉज आई एम पे सो तो सॉरी, मुझे ना ये मैं सेशन क्या करूँ, कंक्लूड स्टेज पे तो है, पहली मुझे सी आप छाप है। प्लीज नाराज मत ठीक है होइएगा, ना, मुझे माफ कर कि जो दीजिएगा, हमने वो बात मेरे पास आप। टाइम बहुत कम है। तो मैं, जीबा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपकी नजर में वेयर डज द सॉल्यूशन लाई? इज दिस लेजिस्लेशन है, लिटरेचर है, गोइंग बैक टू द हिस्ट्री है, या इज इट समथिंग एल्स? अच्छा, मैं आपको बहुत फ्रैंकली और बहुत ब्लंटली जो मैं बात करना चाहूंगी कि देखें, हम में हमारी जो अगली जो डायरेक्शन जो जाएगी वो हमारी इस वक्त क्या रियलाइजेशन बन रही है। ठीक है, लेजिस्लेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि एक लॉ, और अगर एक अच्छा लॉ बना हुआ है तो वो आगे जाकर परपेचुएट करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस को। कुछ हमारी कल्चरल चीजें भी हैं, लेकिन बहुत सारी कल्चर में आपकी नेगेटिव पहलू भी हैं, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन था, हमारी कल्चर का अगर हिस्सा रहा है, तो वी नीड टू डिसोन दैट, वी डोंट नीड टू कैरी इट अलोंग। लेकिन हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे आपस में मिल बैठकर सॉल्यूशंस निकालने का भी एक कल्चर रहा है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो हमें इस मॉडर्न टाइम्स में हमें अपने जो रियलिटीज हैं उसमें रहते हुए हमें आगे जाकर जो देखना होता है। देखिए, आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज का क्लैश आपकी सिटीजनशिप के साथ जरूर आता है किसी ना किसी पॉइंट पर। ठीक है, वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि कोई ऐसा कोई कल्चरल एस्पेक्ट हो कि जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने इसको अपनाना ही अपनाना है, तो सिटीजन जो है वो हमारा इस चीज का ख्याल नहीं रख रही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके साथ एक कुछ एग्जांपल शेयर करूं कि बहुत सारी जो हमारी माइनॉरिटी राइट्स की जो लेजिस्लेशन जो हो रही होती है, हम एक चीज को भूल जाते होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना, और इस चीज को भी हमें रिकग्नाइज करना होगा कि आपकी इंट्रा ग्रुप पॉलिटिक्स और इंट्रा ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन भी चल रही होती है। यानी कि जो डोमिनेंट क्लासेस हैं आपकी विद इन अ माइनॉरिटी ग्रुप, और उनकी जो आपकी जो सप्रेस्ड क्लासेस विद इन अ माइनॉरिटी ग्रुप, उनका क्या नैरेटिव सामने आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सब चीजों को, इन सब खामियों को भी समझना होगा, और हमें बहुत सारी चीजों को रियलिस्टिकली देखते हुए हमें आगे चलना होगा। अगर हमारी करिकुलम में इंडोक्ट्रिनेशन का बहुत बड़ा मसला है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसके लिए हमें जिद्दोजहद करनी होगी। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम पॉइंट बाय पॉइंट भी बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तो मैं ये देखती हूँ कि जो हमारा जो इस वक्त यूथ है, अगर तो बहुत सारी जगहों पर तो बहुत सारी चीजों पर गुमराह भी हो रहा है। जहां पर टीएलपी की अगर एक यूथ की फ्रस्ट्रेशन अगर मैं देखूं, तो टीएलपी में आपको वो यूथ की फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, क्यों लोग कितने ज्यादा जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं और मतलब फजूल बातों पर गन बला फैला रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी फैला रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे मैं ये भी देखती हूँ कि यही यूथ जो है वो आगे जाकर फ्यूचर का भी सोच रही होती है, और आगे जाकर उनकी कंस्ट्रक्टिव सोच भी मैं एक साइड वो भी देखती होती है यूथ की। तो इस वक्त जो आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं और जो क्लैश ऑफ आइडियाज जो आ रहे हैं, ये तो इनएविटेबल है। लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको रियलिस्टिकली आपने चीजों को रैशनलाइज करना है। यूथ को भी थोड़ी बहुत जुर्रत दिखानी होगी, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि अगर आप डर गए तो आप फिर बैठ गए। नाउ इज द टाइम टू मेक अ मूव। जैसे कि मैं दाद देती हूँ कि आजकल जो वालदेन जो खड़े हैं, जो ब्लेसिंग बिजनेस ग्रुप के अगेंस्ट नेशनल जो खड़े बिजनेस हैं, ग्रुप में, उनको बिल्कुल। मैं दाद देती हूँ, उनसे ही आपको जुर्रत ले लें।
कि जहां पर अगर इतनी बड़ी, अगर आपके सामने अंधेरा है तो आप उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। तो इतनी तो यूथ में हिम्मत है और उम्मीद भी है आई थिंक हम आई सब टोटली में। अग्री टू दिस पॉइंट। और जिस तरह से ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के अगेंस्ट हम लोगों ने प्रोसीडिंग्स देखी और जिस तरह से फाइट बैक किया जा रहा है, आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन इन दिस रिगार्ड व्हेन वी नीड टू सी और वी वांट टू सी कि एक तरफ उस ताकतवर हलके में सिर्फ कुछ लोग या कुछ वुकला शामिल नहीं है, स्टेट के अपने लोग शामिल हैं, उसमें कानून नाफिज करने FI शामिल है। खड़ा हुआ जा सकता है। तो आई थिंक एक इट्स वेरी हर्टिंग टू सी कि आप सबने फिर भी कंपैरेटिवली एक बहुत होपफुल नोट पे चीज़ों को कंक्लूड किया है। एंड इस तरह की कन्वर्सेशंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और चलती रहनी चाहिए। बट जस्ट टू कंक्लूड द सेशन, मुझे लगता है कि जो की पॉइंट्स इसमें थे उसमें सबसे ज़रूरी ये था कि जो हमारी यूथ का फोकस है, आई अग्री कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, आई एग्री के माहौल बहुत मुश्किल है जीने के लिए, बट एट द सेम टाइम जहां जहां उम्मीद की किरण है वो हमारे लिए नजर भी आनी चाहिए, जलनी भी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बहुत पेसिमिस्ट से माहौल में कुछ ऑप्टिमिज्म भी लें और कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जो हमें बेहतरी की तरफ लेके जा सके, और फिर कोशिश करें कि हम अपने आसपास के लोगों को भी चेंज कर सकें। बिकॉज I think as human rights activists, as people who care about everyone around us, हम सब इस चीज एक चीज से तो अग्री करेंगे कि जब हम कोई बहुत मैसिव चेंज लेके आना चाहते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द से ही, हमारे आसपास के माहौल से, हमारे आसपास के लोगों से ही शुरू होता है। सो अगर आप ये तब्दीली अपने आसपास देखना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों से कम से कम इस बारे में बात जरूर करें, क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो वहां से चेंज आएगा। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है इस सेशन को कंक्लूड करने का, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस। तो मैं आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस सेशन का एक फॉलो अप सेशन आप जरूर रखिएगा, ताकि हमारे जो सवालात और जो तिश्नगी रह गई है इस गुफ्तगू में उसे हम पूरा कर सकें। बट आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ऑनर्ड। थैंक यू सो मच मिशेल, डॉक्टर जयपाल, मुस्तफ़ा एंड ज़ीबा फॉर ज्वाइनिंग अस, और आई होप कि इस तरह की कन्वर्सेशंस हम मजीद करते रहें। एंड आई एम रियली थैंकफुल वंस अगेन टू माइनॉरिटी कंसर्न कि उन्होंने इस पूरे प्लेटफॉर्म को हमारे लिए प्रोवाइड किया ताकि ये कन्वर्सेशन हम कर सकें। एंड आई होप कि हमारे नेक्स्ट सेशंस में आप सब लोग हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So, थैंक यू वेरी मच टू ऑल आवर गेस्ट स्पीकर्स, और स्पेशली मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी लाइबा का, जिन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती से चलाया, और हमारे तमाम जो साथी हैं उन्होंने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की और हमारे लिए बहुत से सोचने समझने के नए दर वाह किए, और बहुत ही एजुकेशनल और बहुत ही भरपूर सेशन था। मुझे ज़ाती तौर पे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आखिर में दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत को ये फैसला करना है कि पाकिस्तान की रियासत ने एक मजहबी रियासत रहना है या एक तरक्की याफ्ती रियासत रहना है। तरक्की याफ्ती रियासत का मतलब ये नहीं कि हमने किसी पर चढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसी रियासत जहां तमाम शहरी बराबर के हकूक हासिल कर सके और जहां उनको तमाम बुनियादी हकूक मिल सके। मैं इंग्लैंड की मिसाल नहीं देता, जहां पे जो लंदन का मेयर है वो एक मुसलमान है। मैं स्कॉटलैंड की मिसाल नहीं देता, जहां पे फर्स्ट मिनिस्टर जो था वो मुसलमान था। मैं एक और मिसाल जो है वो अपने साथियों के सामने रखना चाहता हूँ। गयाना एक छोटा सा मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1980 में बना, और वो एक साउथ अमेरिका का मुल्क है, और वहां पे मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग और मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं, और मुसलमानों की आबादी वहां पे सिर्फ 7% है। लेकिन वहां का प्रेसिडेंट जो है वो एक मुसलमान है, नेशनल असेंबली का स्पीकर एक मुसलमान है, और उसका अगर हम जीडीपी जो उसका जीडीपी हम देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी, वो उसका जस्ट इमेजिन $32,326 है। $32,326, और पाकिस्तान का कंपैरेटिवली
जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना, और जहां पे अकलियतें मौजूद हैं, उसका जो जीडीपी नॉमिनल है वो सिर्फ $1,484 है। एक तरफ 32,000, एक तरफ 1,000। तो पाकिस्तानी रियासत को फैसला करना है कि उसने कैसी रियासत बनना है। इसमें बहुत ही अहम रोल यूथ प्ले कर सकती है, इंटेलिजेंशिया प्ले कर सकती है, और सिविल सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि लिटरेचर जरूर पढ़िए, तारीख जरूर पढ़िए, लेकिन खुले दिमाग और खुली आंखों के साथ। प्लीज वारिस शाह, बुल्ले शाह और कर्नल हैदर को ना भूलिए, उनको भी पढ़िए, शायद आपको वहां से कुछ रोशनी मिल जाए। आखिर में मैं जाते जाते कहना चाहता हूं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम साथियों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। खुदा साहब का हामी नासर। खुदा हाफिज।